हेलो नमस्कार। हम लोग मध्यकालीन भारत को स्टार्ट कर चुके हैं और उस क्रम में पढ़ते पढ़ते हम लोग भारत पर तुर्की आक्रमण की चर्चा कर रहे थे। भारत पर तुर्की आक्रमण, इन्वेशन ऑफ तुर्क्स ऑन इंडिया। आपको मैंने बताया था जो भारत में तुर्कों का आक्रमण जो है ये दो चरणों में हुआ है, दो चरण में हुआ है। पहला चरण जो है, प्रथम चरण, इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी के द्वारा जो है किया गया है। और द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण, इसका नेतृत्व जो है, इसका नेतृत्व मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रथम चरण यानी मोहम्मद गजनबी के बारे में, प्रथम चरण का जो आक्रमण था इसके बारे में पढ़ चुके थे। और मैंने बताया था कि ये जो है 1001 ईस्वी से 1001 एडी से यानी ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग मेनली चर्चा करेंगे वो द्वितीय चरण मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण, इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गौरी, इसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, कुछ स्टोरी टाइप से अगर सुनेंगे तो आपको याद ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और स्टोरी ही है, एक कहानी ही है, तो आपको भी सुनने पे ज़्यादा, मैं लिखूंगा कम, बस कहानी के टाइप से बताऊंगा ज़्यादा। इस पे आप ध्यान दीजिए। आपको मालूम होगा जो मैंने बात किया था, जो 12वीं शताब्दी, अच्छा शताब्दी आप लोग समझते होंगे, 12वीं शताब्दी यानी 12वीं है तो 12वीं आने वाला है, 1200 आने वाला है तो 12वीं शताब्दी, 1300 आने वाला रहेगा तो 13वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है उत्तर पश्चिम, 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर वंश का उदय हुआ था। गौर वंश, ठीक है, वो गौर अलग है। आपको मैंने बंगाल के बारे में जो बताया था, शशांक के बारे में, वो अलग है, ये अलग है। गौर वंश का उदय हुआ और शुरुआत में जो है गौरी गजनी वंश के अधीनस्थ था। ये आपको ध्यान रखना है, गजनी वंश के अधीनस्थ था। लेकिन शीघ्र ही इन्होंने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देती है, सॉरी लेडीज ने, जेंट्स से भाई कर देता है। गौरी जो है अपनी स्वतंत्रता को क्या कर देता है, घोषित कर देता है गौरी। और जब ये अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देता है तो गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम था संसबनी था। गौर वंश में जो प्रधान था, गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम था, ये पूछा जा सकता है इसलिए इसको मैं लिख देता हूं, संसबनी, उसका नाम संसबनी था। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जो है इसी वंश का जो है यानी गौर वंश का ही क्या शक्तिशाली शासक हुआ है। ठीक है, गौर वंश का ही शक्तिशाली शासक हुआ है, जिसका प्रधान शासक जो था वो कौन था, मतलब गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम था संसबनी। ये भी आपको याद रखना है। गौरी जो है इसी वंश का शक्तिशाली शासक हुआ है।
और उसी ने जो है संसवनी वंश को शक्तिशाली बनाया और उसे गजनी में स्थापित कर देता है। संसवनी वंश को जो है ये आगे चल के बहुत शक्तिशाली बना देता है गौरी, और यही जो है हो जाता है गजनी में स्थापित किया है इसने, गजनी में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, गजनी में स्थापित किया है। गौरी ने गजनी को अपना मुख्य केंद्र बनाकर भारत पर आक्रमण किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गौरी जो है गजनी को मुख्य केंद्र बनाता है और यहाँ से जो है ये भारत पर जो है अनेक बार आक्रमण किया है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग को ये जो है सुलभ बना दिया है, प्रशस्त किया है। ठीक है, अब हम लोग मेनली जो बात करेंगे, यहाँ तक आप कहानी को अगर समझ गए होंगे, तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण क्या था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण जो थे क्या था, इसके दो कारण थे। पहला कारण जो था वो था ख्वारिज्म शासकों ने गौर वंश के पश्चिम की ओर उसका राज्य विस्तार रोक रखा था और पश्चिम की ओर राज्य विस्तार का दायित्व जो है ये मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन को था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने जो है साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण जो था वो ये था कि उसके आक्रमण का दूसरा कारण था जो पंजाब में जो गजनी वंश के साम्राज्य को मतलब समाप्त जो हो गया था, वो दूसरा कारण था। पंजाब से गजनी वंश के साम्राज्य की समाप्ति जो है ये दूसरा कारण था। ठीक है, पंजाब से गजनी वंश की समाप्ति जो है ये दूसरा कारण था। ये दोनों कारण आपको माइंड में रखना है, सवाल तो नहीं पूछा गया है। अब हम जो है मेनली जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रमुख अभियान पर एक नजर डालते हैं। प्रमुख अभियान, ठीक है, प्रमुख अभियान जो हुआ है तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम जो है 1175 एडी में मुल्तान पर आक्रमण किया है। 1175 एडी में पहला आक्रमण जो है ये सर्वप्रथम मुल्तान पर किया है, मुल्तान पर आक्रमण किया और उच्च तथा निचले सिंध पर नियंत्रण स्थापित किया है। इस पर आक्रमण किया और उच्च और निचले सिंध का जो भाग था उस पर नियंत्रण स्थापित किया। 1175 एडी में ये बात की। फिर जो है 1178 एडी में गौरी जो है गुजरात की राजधानी इस टाइम क्या था भाई, अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया है। और उस समय गुजरात पर किसका शासक रहेगा, कौन शासन कर रहा होगा उस टाइम, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा अनिलवाड़ा वंश के बारे में, तो उस टाइम भीम द्वितीय और किसका वंश था, चालुक्य वंशीय शासक। अनिलवाड़ा पर जो है उस टाइम में चालुक्य वंशीय शासक जिसका नाम था भीम द्वितीय, ये शासन कर रहा था। और इसी ने जो है गौरी को पराजित कर दिया था और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय भी थी। ये चीज आपको याद रखना है। कब, 1178 में। किसने हराया, चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय। अब 1178 के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 1179 में जो है 1179 एडी में ईस्वी में क्या हुआ है, 1179 एडी में गौरी जो है पेशावर पर आक्रमण कर नियंत्रण स्थापित कर लेता है।
पेशावर पर नियंत्रण स्थापित, पेशावर पाकिस्तान वाला इलाका। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 1181 में, 1181 ईस्वी में, एडी में, ये जो है 1181 एडी से 84 एडी के बीच की बात है। इसमें इसने सियालकोट पर 3 बार आक्रमण किया है। सियालकोट पर जो है 3 बार आक्रमण करता है और उस पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। 1186 ईस्वी में गौरी जो है, 1186 एडी में गौरी ने अपनी दूसरे लाहौर आक्रमण में लाहौर को जीत लेता है। लाहौर को जीत लेता है और यहाँ के शासक थे उस टाइम खुसरो मलिक, उसको बंदी बना लेता है। लाहौर के शासक थे उस टाइम, लाहौर के शासक कौन थे? खुसरो मलिक शासक थे, खुसरो मलिक, इसको बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बना लेता है 1186 ईस्वी में। फिर होता यह है जो 1191 ईस्वी में, 1 मिनट, ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में इसने क्या करता है, एक मिनट, थोड़ा सॉरी, इसके लिए आपको टाइम, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में जो है, 1191 एडी में, आपको याद होगा सभी को, क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और इसमें दिल्ली के चौहान वंशीय शासक, क्या नाम था उसका, दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी को पराजित करता है कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। ये तराइन का प्रथम युद्ध और 1191 एडी की बात है। फिर होता यह है एक साल बाद 1192 एडी में जो है, 1192 एडी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, एक युद्ध होता है जिसका नाम तराइन का द्वितीय युद्ध दिया गया है। ठीक है, द्वितीय युद्ध। इसमें क्या होता है ना, जस्ट पलट जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है, पीआरसी मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पीआरसी वर्सेस एमजी मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके चौहान वंश को समाप्त कर देता है कौन, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा देता है और चौहान वंश को भी जो है समाप्त कर देता है पूरी तरह से। ये हो गई 1192 तक पहुंच चुके हैं आप।
1192 के बाद जो है 1194 में, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है, 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें जो है चंदावर के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। 1100, इतना भी छोटा नहीं लिखना है जो पता न चले, 1194 एडी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर या बोल सकते हैं आप कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध। कन्नौज का युद्ध, इसमें क्या होता है ना, गौरी और जयचंद और गौरी, जयचंद वर्सेस गौरी की लड़ाई होता है और जयचंद को जो है हार का सामना करना पड़ता है। जयचंद हार जाता है, गौरी जीत जाता है। और ये जयचंद कौन है? कन्नौज के शासक हैं। अभी तक में आपने 3 युद्ध देख लिया। अब बात आता है 1195-96 में जो है 1195-96 में इसने राजस्थान पर आक्रमण करता है। 1195-96 में राजस्थान पर आक्रमण करता है। राजस्थान के एक जगह था, नाम था बयाना, यहां आक्रमण करता है। उसको राजस्थान को पहले बयाना बोला। वहां के राजपूत शासक ने यहां इसको क्या कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखिए, आत्मसमर्पण। तो ये जो आपको मैंने बताया, इस प्रकार से जो है मोहम्मद गौरी, ये जितने भी अभियान है, इन सभी अभियानों के परिणाम स्वरूप जो है भारत में तुर्कों का नियंत्रण। देखिए आप, अगर पूरे सारे डिटेल में आप देखे होंगे स्टार्टिंग से, तो आपको पता लग रहा होगा जो ये पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बनारस तक हो गया है। और इसके बाद जो है गौरी जो है राजपूत विद्रोहियों का दमन किया है। और मोहम्मद गौरी के 2 प्रमुख सेनापति, मोहम्मद गौरी के 2 प्रमुख सेनापति जिनका नाम था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा का नाम था बख्तियार खिलजी, जो कि ऐसा सैनिक मिलना मुश्किल होता है भाई, बड़ा मतलब क्या बताएं। इसके बारे में आप जानेंगे तो बड़ा ये लगेगा, जो मतलब इतने ईमानदार प्रमुख सेनापति थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये प्रमुख सेनापति है। तो इसने विजय अभियान को आगे बढ़ाया है, आगे भी। ऐबक जहां गुजरात में सत्ता स्थापित कर रखी थी, वहीं बख्तियार खिलजी जो है, ये बख्तियार खिलजी ये बिहार और बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया है आगे चल के। बिहार और प्लस बंगाल, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि बीपीएससी बड़ा पूछता है इसमें। तो मैं 1 मिनट में आपको बता दूं, जो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता जो है, ये बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत तक 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य जो है बिहार पर आक्रमण किया था। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं जो बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। और बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ जो था वो तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ जो है तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था, इसीलिए अभी भी आप देखेंगे तो बिहार का जो बिहार शरीफ है ये बहुत डेवलप है। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक जो है, बख्तियारपुर शहर पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये,
इसका संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है और इसने स्वयं जो है इसको विजित करके तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती को बनाया था। बख्तियार खिलजी जो है मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक, इसके बारे में आप पढ़े हैं। कर्नाट वंशीय शासक, कर्नाट वंशीय शासक जिसका नाम था नरसिंह देव, नरसिंह देव, और जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराए थे। ठीक है, जयनगर मिथिला वाला एरिया है, ये मधुबनी में पड़ता है अभी भी। और फिर जो है बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी का जो हत्या जो है इसी के अधिकारी अली मर्दान खिलजी कर देता है। ये थी बख्तियार खिलजी के बाद। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप पूरे जो है दिल्ली सल्तनत को ही पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, जो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम भारतीय अभियान जो है ये 1205 में जो है अंतिम अभियान जो है गौरी का, ऐसा नहीं जो को ऊपर में कुतुबुद्दीन ऐबक है तो समझ लीजिएगा। अंतिम अभियान 1205 में पंजाब के खोखर जाति, आपको अगर थोड़ा सा याद हो गजनबी के बारे में जो आप पढ़े थे तो उनको भी खोखरों मतलब वापस जाते वक्त जो है वो भी खोखरों को बहुत क्षति पहुंचा के गया था। तो पंजाब के खोखर जाति, पंजाब के खोखर जाति के विरोध था इसका अंतिम अभियान। ये चीज आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। खोखरों का उसने दमन किया, लेकिन भारत से वापस जाते हुए 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों ने धोखे से जो है इसकी हत्या कर देती है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। 1206 ईस्वी में, अब कौन किया है, कौन जाति किया है ये चीज जिक्र नहीं है, लेकिन 1206 में हत्या हो जाता है। किसका? गौरी का, मोहम्मद गौरी का। लड़ाकू जाति जो है धोखे से उसका हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखा जो अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के दूरदर्शिता के बल पर जो है भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुआ है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, अभी इसका हत्या हो जाता है और इसके पास कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र जो नहीं था तो फिर हुआ ये, उसकी मृत्यु के बाद जो है भारत में तुर्की साम्राज्य का शासक जो हो गया है वो हो गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये शासक बना है और इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की है, जिसे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाएगा और हम लोग वहां से पूरे दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे भी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।